अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने आज जो है वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोई बिज़नेस जो है, बिज़नेस को हमने बेसिकली स्टार्ट किया हुआ है और बिज़नेस के अंदर अगर आप फैक्ट्री बाय करें, प्लांट बाय करें, मशीनरी बाय करें, सॉफ्टवेयर बाय करें, तो लॉ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हमारी क्या मदद करता है हमें बताने में कि उसकी डिप्रिसिएशन कैसे लेगी। Before moving forward, I would like to talk about the previous section, a recap of inadmissible expenses। इसके अंदर सेक्शन 21 के अंदर जो आपके सामने समरी आपको मेरे नोट्स में नज़र आ रही है, उसमें लॉ ने कहा कि कुछ चीज़ें इनएडमिसिबल होंगी, राइट। वो क्या क्या हैं? नंबर 1, टैक्सेस पेड विद हेल्ड और कलेक्टेड। पहली चीज़ कि आपने जो टैक्स पे किया वो आपकी जो है वो एक्सपेंस नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने किसी शख्स को सप्लाई दी 1 लाख रुपए की और उसने मेरा टैक्स काट लिया 5000, उसने मुझे कितने दिए? 90। तो वो जो टैक्स मेरा कटा है हम उसको दोबारा ऐड करेंगे, ये मेरी रिसीट है, दिस इज़ नॉट माई इनकम। फ्रॉम एनीवेयर एल्स इफ़ योर टैक्स हैज़ बिन डिडक्टेड दैट इज़ नॉट योर एक्सपेंस। क्योंकि हमारे टैक्स के अंदर हमारा उसको एडवांस टैक्स कहते हैं, हमने उसको जाके टोटल टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करना होता है। पहली चीज़ कि आपका वो जो टैक्स कटा हुआ है विद हेल्ड हुआ है या कलेक्ट हुआ है, या आपने 3 चीज़ें में लिखी हैं। टैक्स पेड, नंबर 1 आपने खुद पे कर, फॉर एग्जांपल कि आपने रिटर्न फाइल करनी है इनकम टैक्स की, उस रिटर्न के अंदर लिखा हुआ है कि जी आपने 25,000 टैक्स देना है, आपने वो दे दिया, ये आपका एक्सपेंस नहीं है। अच्छा, कन्फ्यूजन ये होती है कि स्टूडेंट कहता है कि सर अकाउंटिंग में तो हम इसको एक्सपेंस मानते हैं। भाई यही तो हम काम कर रहे हैं कि हम अपना जो प्रॉफिट है उसको हम टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करने लगे हैं। अकाउंटेंट क्या कर रहा है? फॉरगेट इट अबाउट, हमें उससे गर्ज नहीं है। अकाउंटेंट उसको टैक्सेशन को एक्सपेंस लेता है, टैक्स में एक्सपेंस नहीं है। आपकी कोई भी इनकम है, वो डायरेक्टर्स की फ़ीस हो, कुछ भी हो, टैक्स आपका एक्सपेंस वो विद हेल्ड हुआ है। आपका इंपोर्ट करते हुए, एक्सपोर्ट करते हुए, कैश विड्रॉ करते हुए, कहीं से भी आप उसको कहीं से भी एक्सपेंस डिक्लेयर नहीं करेंगे। या कलेक्ट हुआ है, कलेक्टेड यानी इंपोर्ट के टाइम के ऊपर बिजली के बिल के साथ, सुई गैस के बिल के साथ, एक्सपेंसेस के साथ, तो ये इसको एक्सपेंस कहीं पर भी आप ट्रीट नहीं करेंगे। इसकी जगह कौन सी है? टैक्स लायबिलिटी में से इसने माइनस होना। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि आपने पेमेंट किसी को की। देखें पहले क्या था कि आपने किसी से पेमेंट ली है, आपने किसी से पेमेंट ली है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहली जो बात की कि आपने किसी को सेल की 100 रुपीज़ की, उसने आपको जो एक्चुअल पेमेंट की, उसने एक्चुअल पेमेंट की आपको 95 की, उसने 5 रुपीज़ आपका टैक्स विद हेल्ड कर लिया। उसने कहा जी एज़ पर लॉ मैंने 5 रुपये आपके विद हेल्ड कर लिए हैं। इसमें इनकम आपकी कितनी होगी? 100 होगी। और ये जो 5 रुपये हैं ये आपका क्या गिना जाएगा? एडवांस टैक्स गिना जाएगा। पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ हमने यहाँ डिस्कस की वो ये है, आपने किसी से सर्विसेज ली हैं। क्या किया आपने? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टेकन सर्विसेज। आपने किसी से सर्विसेज ली। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने आपका, सॉरी नाम क्या है? हसन से मैंने कहा कि यार मेरे ऑफिस की वाइट वॉश कर दो या ये लकड़ी के बेंच बना दो। इसने कहा ठीक है सर, मैं आपसे 1 लाख रुपया लूँगा। मेरी इसके साथ जो सर्विस कॉस्ट थी या मेंटेनेंस कॉस्ट जो थी वो डिसाइड हो गई 1 लाख रुपया। लेकिन लॉ मुझे ये कहता है कि जब तुमने हसन को पेमेंट करनी है तो इसको टैक्स काटे बगैर पेमेंट नहीं करनी, राइट। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसकी पेमेंट में से 5000 मिसाल ले रहा हूँ, मैंने माइनस किए और हसन को 95,000 दे दिया। तो लॉ कहता है तुम्हारा एक्सपेंस गिना जाएगा 1 लाख रुपया और हसन की इनकम गिनी जाएगी 1 लाख रुपया, दोनों का। यानी यही मेरी इनकम होगी, यही हसन की एक्सपेंस होगा। फॉर एग्जांपल कि मैंने हसन की और टैक्स, ये टैक्स काटने के बाद मैंने क्या करना है?
FBR को जमा करवाना है, और ये मैंने किसको देना है? हसन को देना है। ये चीज़ थी। मुझे 1 लाख की ही पेमेंट करनी है, मुझे 1 लाख की ही पेमेंट करनी है। कानून के मुताबिक मुझे हसन का टैक्स काटने के बाद कहाँ जमा करवाना है? FBR को। तो मेरा एक्सपेंस 1 लाख रुपया गिना जाएगा। हसन ने क्या किया कि गलती से ये पेमेंट क्लीन कर दी, नो टैक्स डिडक्टेड, नो टैक्स डिडक्टेड। हसन ने टैक्स नहीं काटा, तो लॉ ये कहता है कि मैं तुम्हें अब ये एक्सपेंस अलाउ नहीं करूँगा। हसन की इनकम लाख रुपये ही रहेगी। हसन की इन बोथ केसेस उसका टैक्स कटा या नहीं कटा, उसकी इनकम 1 लाख रुपया होगी, लेकिन मेरा एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने लॉ की वायोलेशन की है, मैंने लॉ की वायोलेशन की है, इसलिए मुझे ये एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ आ गई बात की? ये मैंने तीसरा पॉइंट जो है, ये दूसरा पॉइंट डिस्कस किया आपके साथ। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि सर कहाँ ऐसा पॉसिबल है कि हम पेमेंट को टैक्स ना काटें फिर भी हमारा एक्सपेंस अलाउ हो जाए? हो सकता है ना कि मैंने किसी को पेमेंट की है, क्या हर वक्त पेमेंट काटनी पड़ती? द आंसर इज़ नो। बात जगह ऐसी होती हैं जहां आपको पूरी पेमेंट करना पड़ती है। नंबर 1, पहला पॉइंट वो ये है कि भाई आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं हैं, कानून ने आपको इस बात की इजाज़त नहीं दी कि आप टैक्स काटें। आपने टैक्स नहीं काटा तो फिर आपको ये आपका डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, आपको कहा जाए ठीक है। नंबर 2, वो जो अमाउंट थी वो बिलो टैक्स लिमिट थी, BTL थी, टैक्स कटता ही नहीं था। लॉ ने उस तक कहा था भी इस हद तक आपने लोगों को पेमेंट करनी है, टैक्स नहीं काटना, फिर भी वो आपका डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। नंबर 3, आपने टैक्स तो नहीं काटा लेकिन उस बंदे ने वो टैक्स जमा करवा दिया। जो रिसीवर है, रिसीवर ने क्या किया? टैक्स पेड, उसने टैक्स पे कर दिया। लॉ कहता है फिर भी तुम्हारा डिफ़ॉल्ट, ये आपने साबित करना है कि मैंने हसन को 1 लाख रुपया पेमेंट की तो आप टैक्स काटना भूल गए। साल ख़त्म हुआ, कमिश्नर का आपको नोटिस आया कि भाई मैं तुम्हें डिसअलाउ कर रहा हूँ। मैंने हसन से कांटेक्ट किया कि यार वो तुमने मेरे से लाख रुपया लिया था, क्या तुमने अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर, टैक्स रिटर्न मैं लफ्ज़ बार बार यूज़ करता हूँ, समझ आ रही है ना क्या है? वो डॉक्यूमेंट है जो आप सबमिट करते हैं। हसन ने कहा जी सर मैंने वो कर दिया हुआ है। मैं कहता हूँ यार अपनी रिटर्न की कॉपी तो दो। हसन ने मुझे अपनी रिटर्न की कॉपी दी, मैंने वो अपनी साथ दिखा दी कमिश्नर को कि भाई मैंने तो टैक्स नहीं काटा लेकिन हसन ने वो इनकम डिक्लेयर कर दी है, फिर भी मेरा डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। चौथा ये है कि मैंने अपनी जेब से टैक्स पे कर दिया, ठीक है, पेड, मैंने उसका टैक्स तो नहीं काटा लेकिन मैंने 5,000 रुपया जमा करवा दिया। मैंने कहा जी मैंने नहीं काटा, गलती हो गई, ये मेरे से ले ले। अंडरस्टैंड? और एक और चीज़ इसके साथ है जो आपके एग्ज़ाम में आई हुई है, वो ये है कि अगर कहीं आप इन्वेंट्री बाय करें, इन्वेंट्री से क्या मुराद है? रॉ मटेरियल, कोई वर्क इन प्रोसेस, कोई फिनिश गुड्स, अगर ये आप कहीं बाय करें और आपने पेमेंट गलत की, डिफ़ॉल्ट किया, तो आपको जो डिसअलाउ किया जाएगा वो मैक्सिमम 20% ऑफ द परचेज प्राइस किया जाएगा। मिसाल लेते हैं इसकी, मिसाल के तौर के ऊपर मैंने ऑडिटर को फ़ीस दी 1 लाख रुपया, उसका टैक्स नहीं काटा तो मुझे 1 लाख रुपया डिसअलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ रॉ मटेरियल ख़रीदा और उसकी मैंने पेमेंट 1 लाख रुपए की नहीं की तो मुझे जो डिसअलाउ किया जाएगा वो 20,000 डिसअलाउ किया जाएगा। ये एक उसकी एक्सेप्शन। अंडरस्टैंड? तो ये बारहा ये सेक्शन जो मैंने पहले तीनों आपके पॉइंट्स लिखे हैं ये एग्ज़ाम में टेस्ट हो चुके हुए हैं। राइट? टैक्स आपका कटा हो, टैक्स आपने काटना हो, नहीं काटा, इन एक्सेप्शंस को जहन में रखना है। उस बंदे का जिसका टैक्स नहीं काटा उसने जमा करवा दी, अपनी अमाउंट डिक्लेयर कर दी, आपने टैक्स पे कर दिया, राइट? या वो टैक्स कटना ही नहीं था या आपने काटना ही नहीं था, राइट? और इस सूरत के अंदर अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया
आपने गलती की, आपने कानून की वायोलेशन की, उस सूरत में आपका 20% तक आपको डिसअलाउ किया जाएगा परचेजेस का, इससे ज़्यादा डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो आगे चीज़ थी ये मैंने आपको बात बता दी, तो मैंने आपको 1 2 3 4 पॉइंट समझा दी। उसके बाद कमीशन है थर्ड शेड्यूल की, यह हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। उसके बाद डीलरशिप अरेंजमेंट में अगर आपने पेमेंट ना की, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर की एक लिमिट है, उस हद तक आपने करना है जो ऑफिस के लिए है, यहाँ पर क्वालिटेटिव लिमिट है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी और सुपरएन्युएशन फंड, इसका मैंने आपको टेबल बना के दिया था, सारी चीज़ों को बड़ा क्लियर कट किया था, उसको आपने याद रखना है। हाँ जी, यहाँ स्कीम नहीं है ना, फंड है, तो फिर वो अलाउ है, राइट। उसके अंदर मैंने जो टेबल आपको दिया था उसको ज़रा कॉपी पे लिख लीजिएगा। मैंने एक आपको चार्ट बना के दिया हुआ है, उसको आपने देखना है। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव, ये क्या था, जीपीएस, ये मैंने उसके अंदर एक फार्मूला यूज़ किया हुआ था। पेनल्टी और फाइन फॉर द वायोलेशन ऑफ किसी भी कानून, पाकिस्तान का या पाकिस्तान से बाहर, इनकम टैक्स का, ट्रैफिक का, माहौल का, कोई भी कानून की अगर आपने पासदारी नहीं की, उस पर पेनल्टी पड़ी तो वो आपका एक्सपेंस नहीं गिना जाएगा, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं गिने जाएंगे। कोई अमाउंट आपने सिंकिंग फंड, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कोई आपको प्रोविजन अलाउ नहीं है। पेमेंट बाय एओपी टू इट्स मेंबर, अगर एओपी अपने मेंबर को उसको कोई सैलरी दे, उसको इंटरेस्ट दे, राइट, उसको कोई रेम्यूनरेशन दे, उसके होटल के बिल वगैरह दे, वो भी उसको अलाउ नहीं है। पेमेंट आप अगर कैश के थ्रू करेंगे तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगी। किन सूरतों में कैश में आप पेमेंट कर सकते हैं, राइट, हमें डिसअलाउंस का भी पता होना चाहिए और किन की पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं उसका। एक तो लॉ ने कुछ एक्सपेंसेस बता दिए, जैसे यूटिलिटीज़ है, कैरेज है, और क्या था उसमें, पोस्टेज एक्सपेंस थी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थे, फ्रेड थी, ट्रैवल थी, राइट, यूटिलिटी बिल्स वगैरह, इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, इसके ऊपर लॉ ये रूल अप्लाई ही नहीं होता। आप कहेंगे सर अगर हमने ये कैश में पेमेंट कर दी, इसका टैक्स नहीं काटा, तो आप पहले रूल की वायोलेशन कर रहे हैं। देखें, एक ट्रैवलर को आपने पेमेंट करनी थी, ट्रैवल एजेंट को पेमेंट करनी थी 5 लाख रुपए की, आपने उसे टिकट बाय की है डायरेक्टर के लिए, तो लॉ कहता है ठीक है इसको कैश दे दो, नो इशू। लेकिन सवाल ये, टैक्स नहीं आपने काटा, तो फिर इस सेक्शन की वायोलेशन तो नहीं हुई, पहले की वायोलेशन हो गई। और अगर आपने उसका टैक्स तो काटा, कैश में पेमेंट कर दी किसी और हेड में जाके, तो वायोलेशन अगर किसी एक पेमेंट के ऊपर 3 सेक्शन अप्लाई होते हैं, वो तीनों का पूरा होना फिर लाजमी है। अंडरस्टैंड, अगर आप इसमें से कोई वायोलेशन करेंगे तो आपकी वो एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया जाएगा, यानी आपका वो जो प्रॉफिट है जिसमें से आपने उसको माइनस किया है, उसको दोबारा उतनी अमाउंट से बढ़ा दिया जाएगा। ये असल मकसद है इसका, ओके। इसके अंदर लॉ ने एक कहा कि आप सैलरी जो है, फ़िलहाल जो लिमिट है वो है ₹32,000 पर मंथ पर एम्प्लॉई, आप पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इस हद तक आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इनको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसके अलावा कोई भी अदर हेड ऑफ इनकम है, उसकी पेमेंट, उसकी अगर अमाउंट पूरे साल में 2.5 लाख तक चली गई, 2.5 लाख तक या उससे कम है, 2.5 लाख मसलन कौन से हैं आपकी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं ना जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, आप इन सब की पेमेंट यहाँ तक या उससे कम कैश में कर सकते हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर पूरे साल में, यानी आपका जो साल शुरू हो रहा है, आपके पूरे साल में ये अमाउंट 250,000 से एक्सीड कर गई, राइट, फिर इसके अंदर वो तमाम अमाउंट्स जो कितनी है, 10,000 से ज़्यादा थी, 25,000, वो तमाम अमाउंट जो 25,000 से ज़्यादा थी, उनका बैंक के थ्रू पे होना लाजमी है। यानी पहले देखा जाएगा कि ये हेड जो था आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस 6 लाख को टच कर चुका हुआ है, तो 6 लाख में आपकी मुख्तलिफ, आपने 6 लाख ही हो सकता है मुख्तलिफ पेमेंट्स की हों, आपने कभी 10,000 की पेमेंट की हो, कभी आपने 15,000 रुपये की पेमेंट, इस तरह से करके ये पूरा आपका 6 लाख बना हो। डिपार्टमेंट कहता है इसमें से वो अमाउंट जो 25,000 से ज़्यादा है वो बैंक के थ्रू पे होनी चाहिए। कितनी? 25,000 से ज़्यादा बैंक के थ्रू पे।
अगर आपने वो पेमेंट बैंक के थ्रू ना की तो सिर्फ वो वाली अमाउंट डिसअलाउ कर दी जाएंगी। मिसाल है कि यहाँ पर अमाउंट है वो 3 अमाउंट इसमें डिसअलाउ हो गई और वो कहेगा 6 लाख में से मैं आपको 70,000 डिसअलाउ कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, राइट। बाकी पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं, 2,000, 4,000, 10,000, उसके ऊपर भी ये रूल अप्लाई नहीं होता। मिसाल एक बंदा आया आपके ऑफिस में, फॉर एग्जांपल ये स्किन लगा के चला गया, उसको पेमेंट करनी थी 7,000 रुपया, आपने कैश दे दिया, लॉ कहता है ठीक, राइट। पॉलिश करके चला गया, उसने 6,000 रुपये लिए, 7,000, 3,000, ठीक है, वो आपको उसका मसला नहीं है, राइट। अगर तो वो अमाउंट 2.5 लाख तक है फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर इसके अंदर लाख रुपए की पेमेंट भी आप कैश में कर दें, फिर तो उसमें कोई इशू नहीं है। ये पूरे बिजनेस का नहीं है, किसी एक हेड का, जैसे प्रिंटिंग एक हेड है, स्टेशनरी, ऑफिस रिपेयर एक हेड है, ऑफिस एक्सपेंसेस दूसरा हेड है, एंटरटेनमेंट एक और एक्सपेंस है, उसके लिए ये बात की जा रही है। एम आई राइट? समझ आ गई? इन चीज़ों को आपने देखना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंसेस जिनको आपने डिप्रिसिएट करना है या अमोर्टाइज करना है, वो आपका एक्सपेंस नहीं होंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनी का हमने पढ़ा था कि उसके ऊपर लॉ ने लिमिट लगाई है कि इससे ज़्यादा आपको अलाउ नहीं होगा, राइट। पीओएस मशीन आपको करनी चाहिए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का, इस ओके। ये मैंने आपको समरी थी जो आपके सामने रख दी, इसको करना चाहिए। अभी चलते हैं हम डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, ये हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसका पहले हम एक ओवरव्यू लें। कल से आपकी वो क्लासेस बी लॉ की कंप्लीट हो गई हैं? अब वो शुरू मॉर्निंग में तो नहीं क्लास होगी, इस ओके। तो हम इसको अब 8 बजे कर लेंगे ताकि मैं थोड़ा सा टाइम निकालूँ, इसको ज़रा थोड़ा सा हम चीज़ों को करें। टुमारो यू ट्राई टू कम बिफोर 8। इफ़ यू आर ऑन टाइम यू आर लेट, कीप इन माइंड। इफ़ यू आर ऑन टाइम यू आर लेट, इफ़ यू आर बिफोर टाइम यू आर ऑन टाइम। ये बात ज़हन में रखनी। कभी भी ज़िंदगी में कोई बंदा भी मेरे साथ बिल्कुल टाइम पे पहुँचे तो मैं उससे हिल जाता हूँ। किसने रिस्क लिया है, इसने आज क्या किया है, रिस्क लिया हुआ है। तो इफ़ यू आर बिफोर टाइम यू आर ऑन टाइम, इफ़ यू आर ऑन टाइम यू आर लेट, ये बात ज़हन में रखें। डिप्रिसिएशन यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं कि किन एसेट्स के ऊपर आप चार्ज करेंगे, उसने कहा सब्जेक्ट डिडक्शन पर्सन शैल बी अलाउड डिडक्शन फॉर द डिप्रिसिएशन ऑफ द पर्सन डिप्रिसिएबल एसेट यूज इन द पर्सन बिजनेस इन द टैक्स ईयर। बिजनेस में इस्तेमाल हो, ये डिप्रिसिएबल एसेट की वही डेफिनेशन है जो आप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, इसमें कोई भी ऐसी फ़र्क, सादा इसकी डेफिनेशन क्या है कि एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो, उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, सब्जेक्ट टू वियर एंड टीयर हो। यही ये 3 क्वालिटीज़ हैं जो आप अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं, इसमें कोई नई चीज़ है। हाँ, इसके अंदर एक नीचे चीज़ लिखी हुई है स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट। स्ट्रक्चरल, ये बिल्डिंग नहीं होती नॉर्मली। फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टेडियम बना लिया, राइट, स्टेडियम आपने बना लिया है, उसके अंदर वो उसको बिल्डिंग तो नहीं बोलेंगे। अगर हम स्टेडियम को देखें, अब ये देखें, ये स्टेडियम को अब नॉर्मली हम बिल्डिंग नहीं कहते क्योंकि ये खुला हुआ होता है, इस पर छत नहीं होती, राइट। इसी तरह आपने वो देखा होगा कोर्ट यार्ड, कोई आपने इस तरह लॉन बनाया है, स्पोर्ट्स आपने पार्क आपने बना दिया। अब इसके अंदर लॉ ये कहता है कि भाई इसको हम लैंड नहीं समझेंगे, आपने इसके अंदर क्या बनाई हैं, कुछ चीज़ें बनाई, ये डिप्रिसिएट होती हैं। आपका ये जो आपने रोडवेज बनाया हुआ है, ये नज़र आ रहा है ये, तो ये जो चीज़ें आपको ऊपर नज़र आ रही है ना, जंगला लगा हुआ है, ये वाटर कैनल्स हैं,
ये वो वाटर चैनल्स चल रहे हैं यहाँ पर, ये कोड बना, तो ये डिप्रिसिएट होती हैं। तो इसको बिल्डिंग समझा जाता है। क्या समझा जाता है? आप देखें यहाँ पर एक कप बना हुआ है, ये वाला, ये मुख्तलिफ है चीज़ें बनी हुई हैं, पार्क है, लॉन है, तो इसको भी क्या समझा जाएगा? बिल्डिंग। इसको स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स कहते हैं। वो तमाम रूल जो बिल्डिंग पे अप्लाई होंगे इनके ऊपर भी अप्लाई होंगे। अच्छा जी, डिप्रिसिएशन रेट्स क्या हैं? ये आसान है, ज़रा इसको मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले बिल्डिंग का रेट याद करें, 10%। बिल्डिंग का, आईटी इक्विपमेंट्स और एयरक्राफ्ट का याद कर लें 30%। ये दो हो गए, समझ आ गई इसको? ये दो याद हो गए। कंप्यूटर, अलाइड आइटम्स, प्रिंटर, मॉनिटर, आईटी रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी, एयरक्राफ्ट, कार्गो वगैरह, ये जो जहाज़ वगैरह होते हैं, ये क्या हो गए? बाकी तमाम का 15% है। जितने भी एसेट है सबका कितना है? बिल्डिंग 10% और आईटी इक्विपमेंट्स वगैरह 30 और बाकी सबका 15%। याद हो गया? इसमें एक नीचे लिखा हुआ है कि रैम बिल्ड टू प्रोवाइड एक्सेस टू पर्सन विद डिसेबल नॉट एक्सीडिंग, ये मैं आपको यही लफ्ज़ यहाँ लिखता हूँ, नेट के ऊपर तो आपको ये रैम्प नज़र आ जाएगा। ये जो रैंप होते हैं ना बिल्डिंगों में दाखिल होने के लिए कारोबार के अंदर, ये वाले ये नज़र आ रहे हैं, इसको रैंप कहते हैं, राइट। वो कहते हैं इसके ऊपर जितना भी खर्चा आएगा वो सारे का सारा आपने एक्सपेंस आउट करना है। इसको आप वो ना समझें, डिप्रिसिएबल एसेट ना समझें। डिप्रिसिएबल एसेट मिसाल है, ये एक रैंप, ये एक है आपकी, इस बिल्डिंग में 4 रैंप लगे हुए हैं, एक रैंप का खर्चा आया 2 लाख रुपया, टोटल कितना खर्चा आ गया? इस 8 लाख को बिल्डिंग का हिस्सा मत बनाएं, बल्कि इस 8 लाख को पूरे के पूरे को एक्सपेंस आउट कर दें और बाकी जो बिल्डिंग है उसको 10% डिप्रिसिएट करें। आप कहते हैं सर अगर मेरे एक रैंप का खर्चा 3 लाख तक आए तो फिर 2.5 लाख तक माइनस कर दें, 2.5 लाख का सारा एग्री? डज इट मेक सेंस? जी समझ आ रही है कि नहीं? बस भाई बताएं ना, समझ आ रही है तो। ये वाले रैंप जो हैं, लेकिन डिसेबल पर्सन के लिए एक रैंप होते हैं आपके उसके शॉप में, रैंप बिल्ट इन द फैक्ट्री। ये देखिएगा, ये जो रैंप है ये नहीं है, ये तो बिल्डिंग का हिस्सा है, इसको नहीं आप पूरे का पूरा चार्ज कर सकते। समझ आ रही है? शोरूम, ये जो आपके रैंप हैं ऑफिस के अंदर जो आपने वैसे बनाए हुए हैं, ये नहीं है, ये तो आपकी बिल्डिंग या फर्नीचर जो भी उसका हिस्सा है। इस क्लियर? ये बात याद हो गई रेट आपको कि नहीं? चलें। अच्छा, जो डिप्रिसिएशन है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चलती है। किससे चलती है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चलती है। थोड़ी सी उसकी ट्राई करते हैं ताकि आप को आदत रहे इसकी कि कैसे इसको चार्ज करना है। अच्छा, आपने करना क्या है, आपको एसिड कैसे लिखे हुए हैं? 1 2 3 ऐसे लिखे हैं ना? अच्छा, प्लांट जो होता है, ये बात याद रखें, प्लांट के ऊपर इनिशियल अलाउंस होता है 25%। अगर आज इस साल जो बंदा भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई प्लांट एंड मशीनरी यूज़ करेगा उसको पहले साल इनिशियल अलाउंस भी मिलेगा 25%, बाकी और किसी के ऊपर नहीं है। चलें, अच्छा आपने ऐसे क्या करना है एग्ज़ाम के अंदर, जब आपने जी इंशाल्लाह नहीं लिखा होगा, ये बताएगा आपको बड़ा क्लियर कट कि ये प्लांट पुराना है या नया है। अगर वो कहे कि प्लांट परचेज्ड और कुछ नहीं मेंशन तो ये नया गिना जाएगा। अगर उस पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है ना तो मिलेगा इनिशियल अलाउंस। हमें पुराने नए का नहीं है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, उस पहले शख्स को मिलेगा। उस प्लांट को फिर पाकिस्तान में जितने भी लोग यूज़ करेंगे उनको सिर्फ डिप्रिसिएशन मिलेगी, राइट।
तो आपने जो डिप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन करनी है आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न डाउन वैल्यू, क्या लिखा हुआ है, तो इससे कंफर्म हो गया कि इस प्लांट के ऊपर हमें इनिशियल अलाउंस नहीं मिलना क्योंकि ये पिछले सालों में इस्तेमाल हुआ है, इसने क्लियर कर दिया। तो अब अच्छा प्लान लिखना कैसे है, आपने एसेट को ऐसे लिखना है, डिप्रिसिएशन को ऐसे लिखना है। आपको एग्ज़ाम के सॉल्यूशंस मिलेंगे खालिद साहब का या आई कैप की उसके ऊपर वेब, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलेंगे। आपने मेरा एक स्टाइल देखा होगा पढ़ाने का कि मैं चीज़ों को एक पैटर्न पे लेके चलता हूँ, मैं ऑल्टरनेट कम से कम प्रोड्यूस कर रहा होता हूँ, राइट। अच्छा अब पहला हमारा क्या है, बिल्डिंग, दूसरा क्या है, प्लांट, और तीसरा हमारे पास है कंप्यूटर्स। बेशक आप रुपीज़ इनके ऊपर लिख दें, यहाँ लिख दें रुपीज़ एंड रिटर्न डाउन वैल्यू सबकी। इसकी है जी हमारे पास 5 मिलियन की, मैंने आपको मना किया राउंडिंग ना करें एग्ज़ाम के अंदर, 3 मिलियन और 2 मिलियन। तो अब आप इसके ऊपर क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बेशक आप चाहें तो पहले कॉलम में डिप्रिसिएशन रेट लिख दें, बिल्डिंग का 10%, प्लांट का 15% और कंप्यूटर का 13%, और इसका कितना आ गया 500,000, 450,000 एंड 6 लाख। तो ये आपका एक्सपेंस टोटल ये आ जाएगा 6 और 11 और 5, 15,50,000 रुपया, ये आपका एक्सपेंस है। तो आपको एग्जामिनर ने जो यहाँ पर अकाउंटिंग में उसने जो डिप्रिसिएशन चार्ज की होगी उसको आप ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसने बताया होगा कि इनकी अकाउंटिंग में डिप्रिसिएशन 10 लाख है, 20 लाख है, तो उसको क्या करेंगे, डिसअलाउ करेंगे, ऐड बैक करेंगे और इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक चीज़ आपने जहन में और लिखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट मैं लिखने लगा हूँ, डिप्रिसिएशन and amortization shall be deducted last। यानी आपने जब अकाउंट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, रिपेयर, मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ सेल सब कुछ माइनस कर लें, लेकिन वो जो डिप्रिसिएशन है ना टैक्स वाली, उसको सबसे एंड पे माइनस करना है। क्यों करना है, लॉ ने कहा हुआ है इनको क्या करना है, सबसे एंड पे माइनस करना है। तमाम एडजस्टमेंट्स डाल लें, ये आखिरी होगा जो माइनस होगा, दिट शुड बी लास्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इट शुड बी लास्ट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दी प्रॉफिट बिजनेस इनकम, ये माइनस होना चाहिए। हामिद छापा मार रहे हो कल से आप टाइम से पहले आओगे। बैठो। इनिशियल अलाउंस, क्लियर होगी बात, रेट याद हो गए। चलें बोलें मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या कौन सा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रेट कितना होगा डिप्रिसिएशन का, बिल्डिंग 10%, IT इक्विपमेंट्स, एयरक्राफ्ट 30%, बाकी तमाम एसेट्स 15%।
और रैंप जो डिसेबल पर्सन के लिए है 100%, उसको अमोर्टाइज डिप्रिसिएट नहीं करेंगे बल्कि सारे को चार्ज कर देंगे, राइट। इनिशियल अलाउंस 25%। अब आ गया दूसरा सेक्शन, इनिशियल अलाउंस क्या है, किस पे चार्ज होगा, वो है एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट के ऊपर। उसने कहा कि इनिशियल अलाउंस हर एसेट के ऊपर मिलेगा आपको, मास वाई इनके, ओके। यानी आपसे पूछा जाए डिप्रिसिएबल एसेट और एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट में क्या फ़र्क है, आप कहेंगे ऑल डिप्रिसिएबल एसेट आर एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट। एलिजिबल से मुराद एलिजिबल टू इनिशियल अलाउंस। पाकिस्तान में तमाम डिप्रिसिएबल एसेट क्या हैं, एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट। अगर कोई एसेट एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट है तो उसके ऊपर हमें इनिशियल अलाउंस मिलेगा। लॉ ने कहा ये वाले एसेट एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट से नहीं है। आपसे पूछा जाए एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट क्या है तो कहेंगे ऑल डिप्रिसिएबल एसेट्स आर एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट एक्सेप्ट नंबर 1 एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस द व्हीकल इज प्लाइंग फॉर हायर। अगर कोई ऐसी गाड़ी है जो किराए पे नहीं चलती, हायर के लिए नहीं है, राइट, उसके ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा, दैट इज़ नॉट एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट। मिसाल के तौर के ऊपर कौन सी गाड़ी जो है जिसके ऊपर इनिशियल अलाउंस मिलेगा, डायरेक्टर की गाड़ी, एम्प्लॉयज़ की गाड़ियाँ, वो किराए पे तो नहीं चलती ना ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होती हैं, तो नॉर्मली हमें व्हीकल के ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता। नॉर्मली हमें इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस है। तो कौन सी गाड़ी है जिसके ऊपर इनिशियल अलाउंस मिलेगा, जैसे डेवो की गाड़ी है, फैसल मूवर्स हैं, रेंट ए कार वाली गाड़ियाँ होती हैं, इनके ऊपर हमें इनिशियल अलाउंस मिलेगा, राइट। क्या जो हम बार बर्दारी के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी मिलेगा। वो गाड़ी जो किसके लिए इस्तेमाल होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आपका कारोबार ही गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का है, लाहौर से कराची, कराची से इस्लामाबाद, इन गाड़ियों के ऊपर भी आपको इनिशियल अलाउंस मिलेगा। ये बात समझ आ गई। ये प्लाइंग फॉर हायर की समझ आ गई। प्लाइंग जो रखी गई है हायर के लिए, मीन कारोबार जिससे आपका चल रहा है, उसमें मैंने गाड़ियाँ बता दी हैं। अगर ये मेंशन ना हो तो आप उसको प्लाइंग फॉर हायर नहीं लेंगे। सादा कार के ऊपर आपको एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट नहीं है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फिटिंग ये है, फर्नीचर ये है, फिटिंग जो दीवार में फिट होती है ये फर्नीचर है। एनी प्लांट और मशीनरी दैट हैज़ बीन यूज प्रीवियसली इन पाकिस्तान, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जिसको पाकिस्तान में पहले इस्तेमाल किया गया है। एनी प्लांट और मशीनरी इन रिलेशन टू विच डिडक्शन हैज़ बीन अलाउड अंडर एनी अदर सेक्शन। अगर कोई ऐसा प्लांट एंड मशीनरी जिसको कहीं और आपको डिप्रिसिएशन मिल चुकी हुई है, उसको भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? क्लियर होगी बात। अब आप कहेंगे कि सर इसमें फिर बिल्डिंग बच गई, बिल्डिंग तो यहाँ नहीं लिखी हुई, इसका मतलब बिल्डिंग क्या है, एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट है। यस वो है, उस पर आप इनिशियल अलाउंस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने इनिशियल अलाउंस का रेट देखा जाके तो उसने वहाँ से डिलीट कर दिया उसे। यहाँ उसने रहने दिया इसे, लेकिन वहाँ से जाके क्या किया, उसे डिलीट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी एक ही एसेट बचा है, वो है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड, अब उसमें क्या बचा आपका, कंप्यूटर बच गया। क्या बचा? कंप्यूटर बच गया, बाकी प्लांट एंड मशीनरी बच गए। लेकिन इन सब की एक शर्त है कि वो फर्स्ट टाइम यूज़ होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? इस ओके। लें जी, अब इसको ज़रा करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका रूल क्या बताया मैंने आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर कैसे इसको अप्लाई करना है आपने, कि जो अकाउंटिंग की डिप्रिसिएशन होगी उसको आपने ऐड करना है प्रॉफिट में, प्रॉफिट को बढ़ाना है, और ये जो हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे अपनी कंप्यूटेशन के साथ, उसको क्या करना है, माइनस और आखिर में। ऐड पहले कर देंगे, रिवर्सल पहले डालेंगे, लेकिन जब माइनस करने की बारी आएगी इसको, यानी ये वो बच्चा है जिसको खाना सबसे आखिर में मिलेगा। वेट करो, सब्र करवाना है इसे। इसको क्या करवाना है? सब्र करवाना है। इसको सब्र इसलिए करवाना है कि इसकी वजह से जो लॉस होता है ना, वो अनलिमिटेड चलता है। जब कारोबार चलता है अनलिमिटेड, इसकी
ये बड़ा मजबूत बच्चा है, ये ताहयात बच्चा है जिसने कभी मरना नहीं है, इसलिए इसको वेट करवाया जाता है कि तुम्हें कौन सी भाई भूख से मर तो नहीं जाओगे ना, जो मरने वाले हैं पहले उनका इंतज़ार करो। बाकी बच्चे 6 साल तक मर जाते हैं सारे ही, अगर इनको खाना नहीं मिलेगा तो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। क्या बात की है मैंने? बाकी बच्चे कौन से हैं? रिपेयर, आपकी रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये 6 साल तक ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। यानी इसकी वजह से जो लॉस होता है 6 साल बाद, ये ताहयात जिंदा, इसने आब हयात पी हुई है, इसकी वजह से जो लॉस होता है उसको दवाम होता है, इसलिए इसको सबसे एंड पे रखना है, इसको खाना सबसे, भाई ये बात ज़हन में रखनी। लें जी, हमारे पास एक सवाल है, हमारे पास बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी है। एक्सेल पे बना दूं, जल्दी बन जाएगा हैं? मैंने शोखी भी तो मारनी होती है ना। अब देखिएगा ज़रा, हमारे पास कितने एसेट हैं। ये कार यहाँ कहाँ चलेगी भाई? कार तो किधर आ गई है? कार तो ऊपर चल। अच्छा, ये कार है। और मैंने क्या कहा कि एसेट को हमने इधर लिखना है। किधर चला गया पेज स्पेशल? शोही मारने लगा था। ये हमने इनको इस तरह से लिखना है, ठीक हो गया। और आगे क्या है? कार, राइट। या इतनी एसेट है ना हमारे पास, तो इनकी रिटर्न डाउन वैल्यू ये आ गई हमारे पास। कार 25 लाख की है ना रिटर्न डाउन वैल्यू, इधर गलती से इधर लिखी है, इधर है। पता नहीं इसको क्या हो गया। आप बोलते जाए 50 लाख। हाँ जी, 5 लाख, 20 लाख, 7 मिलियन, और ये इनकी क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू। सही हो गया। अब देखिएगा, इसमें ये परचेज ड्यूरिंग द ईयर लिखी हुई है। ये क्या लिखी हुई है? परचेज लिखी हुई है आपने। इसमें प्लांट एंड लिखा हुआ है 10 लाख। अच्छा, जब हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, एक और चीज़ भी याद रखिएगा, जिस साल आप डिप्रिसिएशन, जिस साल एसेट ख़रीदेंगे उस साल पूरी डिप्रिसिएशन मिलेगी, और जिस साल बेचेंगे उस साल नहीं मिलेगी। इसका दिनों के साथ कैलकुलेशन, आपने मंथली कैलकुलेशन नहीं, सादा रूल है। जिस साल ख़रीदेंगे फुल, जिस साल बेचेंगे उस साल कोई भी नहीं मिलेगी। डिप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले इसकी तरतीब होगी, रिटर्न डाउन वैल्यू, एडिशन और डिलीशन, इनिशियल अलाउंस, लिख लीजिएगा। क्या तरतीब होगी इसकी? रिटर्न डाउन वैल्यू लिखेंगे स्टेप 1 में, स्टेप 2 में आप एडिशंस ऑब्लिक डिलीशंस जो बेची हैं आपने, फिर आप इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे, और एंड पे आप फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये आपके 4 स्टेप होंगे। सबसे पहले रिटर्न डाउन वैल्यू एसेट की लिखेंगे, उसमें जो भी कमी बेशी हुई, जो आपने बेचे, जो ख़रीदे, और फिर उसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे? इनिशियल अलाउंस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, और आखिर में डिप्रिसिएशन होगी। ये तरतीब होगी आपकी एग्ज़ाम के अंदर। चलते हैं जी। सबसे पहले रिटर्न डाउन लिख लिया, अब क्या करनी है? इसमें एडिशन 10 2 2, इसमें 10 लाख की
एडिशन हो रही है 10 लाख की, 2 लाख की, 2 लाख की, और प्लांट में 2, 20 और 10 लाख। ठीक है, गाड़ी में कोई एडिशन नहीं हुई, सही है। इसको टोटल कर लेते हैं आप। सही हो गया। दो स्टेप हो गए, WD और एडिशन। अब क्या चार्ज करेंगे? लेस इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस किस पे मिलेगा? प्लांट एंड मशीनरी पे, शाबाश। इस पे भी नहीं मिलेगा, फर्नीचर पे भी नहीं मिलेगा। कंप्यूटर क्या जो है ये बताया नहीं गया ना, इस पे भी आप ले लें। मशीनरी है ना, नहीं बताया गया ना, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये नया ख़रीदा है। ठीक है, तो इसके ऊपर इंटू 0.25। अच्छा, इसमें प्लांट एंड मशीनरी में उसने बता दिया था कि ये पुराना है और ये नया है, इसका भी इनिशियल अलाउंस ले लें। राइट, अब हम फिर डिप्रिसिएशन के लिए इसको माइनस करेंगे। इसको बोलेंगे डिप्रिसिएबल एसेट्स, डिप्रिसिएबल अमाउंट। ये इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डर गए? टाइम देख रहे हो? डिप्रिसिएशन रेट बताएं, कितना रेट है बिल्डिंग का? 10%। फर्नीचर 15%। कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी, कार 15%। अब आप डिप्रिसिएशन चार्ज करें। अब यहाँ मैं एक्सपेंस लिखता हूँ। एक्सपेंस, इसमें आपका इनिशियल अलाउंस तो ये दो अमाउंट आपकी मैं इसको कर देता हूँ येलो, और ये अमाउंट मैं आपकी कर देता हूँ ब्लू। और ये है असल आपका एक्सपेंस, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। बनाएं इसे, मेरा मुंह नहीं देखें आप। अगर कॉन्फिडेंस लेना चाहते हो तो ये बात याद रखो कि आपको चीज़ लिखनी चाहिए, बनानी चाहिए। कैसे लिखने हैं एसेट्स? ऊपर स्टेप नंबर 1 रिटर्न डाउन वैल्यू, स्टेप नंबर 2 ऐड, एडिशन, डिलीट, सेल, डिस्पोजल को माइनस करें। ये था, यहाँ तक आए, लिखें यहाँ तक पहले। अच्छा, ये देखिएगा,
यानी बड़ा बेस्ट वे है जो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें कि आप एसेट्स को ऊपर लिखें, रिटन डाउन वैल्यू लिखें। अच्छा, ये चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगी वो अंग्रेज़ी में मिलेंगी, वहाँ स्टेटमेंट लिखी होगी, एसेट ख़रीदा, ये किया, वो कहानियाँ सारी उसके अंदर मौजूद होंगी, आपने इसको ट्रांसलेट करना है। एडिशन और डिलीशन होती तो आप यहाँ ब्रैकेट लगा देते। फिर आपने जो इनिशियल अलाउंस लेना है वो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर लेना है जो नई है, और यहाँ पर कौन सी थी, ये वाली, इसका आपने 25% इनिशियल अलाउंस, और यहाँ पर ये एसेट नया था इसका भी 25, इसका बताया नहीं गया लिहाजा मैंने एज्यूम कर लिया। जब तक कि एक्सप्लिसिटली एग्जामिनर ना बताया आपने खुद से एज्यूम नहीं करना, ये आपने ले लिया। अच्छा, लॉ ये कहता है कि जब आप रिटर्न डाउन वैल्यू या कॉस्ट में से इनिशियल अलाउंस मायने करेंगे तो फिर मैं उसको डिप्रिसिएबल अमाउंट कहूँगा। अकाउंटिंग में और टैक्स में ये डेफिनेशन में फ़र्क है। आप वहाँ पर क्या करते हैं, डिप्रिसिएबल अमाउंट अकाउंटिंग में वहाँ आप वो माइनस करते हैं उसकी रेजिडुअल वैल्यू, क्या बोलते हैं उसको आप, हाँ, रेजिडुअल वैल्यू जो है वो माइनस करते हो ना। यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर डिप्रिसिएबल अमाउंट से मुराद है कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस। अगर आपसे पूछा जाए डिप्रिसिएबल अमाउंट क्या है तो आप वो ये बताएंगे कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस। चूँकि यहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू है तो उसी को मैं कॉस्ट समझूंगा, इनिशियल अलाउंस को माइनस करूँगा, तो ये डिप्रिसिएबल है। डिप्रिसिएबल के काबिल ये वैल्यू है। अब इसको मैंने यहाँ से माइनस किया, बिल्डिंग 10% पे, और फर्नीचर और कंप्यूटर्स 30%, प्लांट एंड मशीनरी, और ये हो गया। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी बताएं रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है इस साल के एंड की, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर आप इसकी जो डिप्रिसिएबल अमाउंट है उसमें से डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आपकी डिप्रिसिएबल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन कभी उसने पूछा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको आ जाएगी। अच्छा, असल मेरा मकसद जो था वो ये था कि भाई मुझे एक्सपेंस बताएं वो कितना है एक्सपेंस मेरा। तो यहाँ पर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ डिप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस को अलग अलग नहीं करना। अगर तो कैलकुलेशन हो रही है कहीं पर तो वहाँ अलग करेंगे, हो रहा है कहीं पर हमें ऐसा टेबल नहीं बनाना पड़ रहा तो वहाँ तो ऑब्वियसली हम इनिशियल अलाउंस पहले लिखेंगे फिर वो करेंगे, अगर कोई एक आध एसेट है तो। लेकिन अगर टेबल बना रहे हैं तो अब यहाँ वर्किंग शो करेंगे इसकी कि भाई ये और ये सारी डिप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है, इसको हम डिप्रिसिएशन कहेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए। अंडरस्टैंड, इट्स ओके। ये होगी वैल्यू जिसको हमने सबसे एंड पे माइनस करना है। यानी इसका मकसद यहाँ पर इससे हमें एक चीज़ पता चली कि बिजनेस के अंदर अगर हमें एसेट्स का इनपुट दिखाया जाए कि हम एसेट ले रहे हैं तो हमारा ध्यान डिप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। कैपिटल गेंस के अंदर अगर हमें कैपिटल एसेट्स के लिए अगर वो बताएगा कैपिटल एसेट्स मैंने लिए हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं होता, ना डिप्रिसिएशन चार्ज होती है, क्योंकि अगर किसी एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होती है तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कैपिटल एसेट और डिप्रिसिएबल एसेट में सबसे बड़ा फ़र्क होगा कि उसमें एसेट अगर लिया जाएगा तो नॉर्मली उसका ट्रीटमेंट नहीं होता अनलेस के वो आपका गिफ्ट ना हो, अनलेस के वो आपका जो है जो हमारा टेस्ट होगा उसकी बात पूछने आए। अच्छा, मुझे ज़रा जाने दें, मेरे सामने तो सही करेंगे जी, थैंक यू। तो जो डिप्रिसिएबल एसेट होगा मेरा बेटा, उसके अंदर आपने दोबारा सुन लीजिएगा, कैपिटल एसेट के ख़रीदने का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता जब तक कि वो आपको गिफ्ट की शक्ल में ना मिल जाए। शेयर्स आपको कंपनी ने दे दिए हैं, आपके किराएदार ने दे दिए हैं, आपके नॉन रिलेटिव ने किसी ने दे दिए हैं, बोनस इशू मिल गया, वहाँ मिलने का इनकम डिक्लेयर होती है, लेकिन उसके अलावा उस पे ऊपर कोई डिप्रिसिएशन वगैरह कोई चार्ज कभी नहीं करनी। लेकिन जो डिप्रिसिएबल एसेट ख़रीदे जाएंगे फ़ौरन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, डिप्रिसिएशन आनी चाहिए, मैंने डिप्रिसिएशन करनी है, इसको अमॉर्टाइजेशन मैंने चार्ज करनी है, ये चीज़ आनी चाहिए। आपने एग्ज़ाम के अंदर एसेट का ख़रीदना और एसेट का बेचना दोनों डायमेंशन को देखनी है। आप कहेंगे सर जब इस एसेट को बेचेंगे तो क्या होगा, जब इस एसेट को बेचेंगे आप तो फिर बिजनेस इनकम जनरेट होगी। यही जो एसेट आपने ख़रीदे हैं इनका आ जाना डिप्रिसिएशन क्रिएट करेगा, एक्सपेंस जनरेट करेगा। दोबारा सुनिएगा, डिप्रिसिएबल या अमॉर्टाइजेबल एसेट का बिजनेस में आ जाना
डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जनरेट करेगा और इन एसेट का चले जाना या इनकम या लॉस क्रिएट करेगा। अगर वो बिक गया तो आपकी इनकम होगी, और अगर ना बिका तो अगर वो लॉस में चला गया तो लॉस क्रिएट होगा। अंडरस्टैंड? जब तक स्टूडेंट ये समझेगा नहीं कि ये जो मुझे एग्जामिनर ने जो लाइन बताई है इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या इसका कुछ बहुत सारी ऐसी लाइनें आपको मिलेंगी, बहुत सारी स्टेटमेंट्स मिलेंगी जहां पर टैक्स इम्पैक्ट होता ही नहीं है, वो सादी लाइन होगी। मैंने खाना खा लिया, सो व्हाट, राइट? मैंने अपने मुलाजिम को पैसे दे दिए, सो व्हाट? इसका तो वेल्थ स्टेटमेंट के साथ ताल्लुक है, मेरी इनकम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने शेयर लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद लिए, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड खरीद लिया, सो व्हाट? लेकिन अगर डोनेशन दी है, आप फ़ौरन सोचेंगे हाँ यार सर कहीं मैंने पढ़ा हुआ है, मेरा टैक्स कट गया, हाँ यार इसका इम्पैक्ट आना है, राइट? मुझे मेरे रिलेटिव ने गिफ्ट दे दिया है, हाँ आना है लेकिन एग्जाम्प्ट है। मैंने किसी से कैश ले लिया, यार सोचो इसके ऊपर क्या हुआ है। तो टैक्स इम्पैक्ट देखना है आपने, राइट? अच्छा जी, अच्छा ये जो हमारा एरिया है इसको हम इंशाल्लाह सब सेक्शन को कल करेंगे कि अगर कोई एसेट हमारा सारे का सारा बिजनेस में इस्तेमाल ना हो, उसका कुछ हिस्सा बिजनेस में इस्तेमाल हो और कुछ किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो, तो उसकी डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी। आज का जो हमारा इशू था, जो आपको आज का फूड फॉर थॉट है, वो ये है कि आपको सबसे पहले डिप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन का पता हो, डिप्रिसिएबल एसेट्स कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स कौन सी होती हैं, डिप्रिसिएशन के रेट्स क्या होते हैं, राइट? उसके बाद इनिशियल एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट कौन से होते हैं और इसके ऊपर किसके ऊपर चार्ज की जाती है, कैसे चार्ज की जाती है। तो ये जो एरिया है इंशाल्लाह उसको हम कल से देखेंगे। अगर एसेट पार्शियल यूज़ हो तो उसकी डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी? इस पे भी मिलता, अगर वो कहते हैं यहाँ ना लिखा होता ओल्ड, फिर मैं इनिशियल अलाउंस 30 लाख पे लेता। अगर लिखा होता ओल्ड इंपोर्टेड फिर लेता, अगर लिखा था ओल्ड इंपोर्टेड तो फिर मैं ले लेता, क्योंकि मैं पहले बंदा जो पाकिस्तान में प्लांट एंड मशीनरी यूज़ करेगा उसको इनिशियल अलाउंस मिलेगा। दैट्स इट। ठीक है जी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।